हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में, जहाँ पर मैं मंजूषा तिवारी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। आज मैंने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को उठाया है। इसके फर्स्ट पार्ट को आपके पहले वीडियोज में मैंने दिया था, टॉपिक आपके लाइट के ही हैं और सेकंड वीडियोज है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैंने उठाया है उस टॉपिक का नाम है दर्पण, मिरर, जो कि आपके लाइट ही चैप्टर से हैं। चलिए तो पहले हम दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि दर्पण होता क्या है। देखिए, दर्पण जो होती है ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकाश का परावर्तन करा सकते हैं। क्योंकि ये दर्पण जो होती है ये क्या करती है, प्रकाश के परावर्तन के ही सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जान लेते हैं कि ये दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण तो सभी ने देखा होगा, जो आप सभी अपने घरों में शीशे को यूज करते हैं, वो शीशा होता है समतल दर्पण। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सारे दर्पण की बात करते हैं कि इनसे कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता कैसे है। गोलीय दर्पण जिसके केंद्र से हमने क्या किया, इसे दो भागों में बांट दिया। तो अब ये दो भागों में बंटने के बाद एक भाग बन जाता है उत्तल और दूसरा भाग बन जाता है अवतल। तो देखते हैं कि उत्तल और अवतल कैसे बनते हैं। देखिए, जब हमने दो भागों में गोले को बांटा तो एक आपका कुछ ऐसा शेप में बना, जिसके हम पीछे वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं पीछे वाले पार्ट को, और आगे वाले पार्ट से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए, इस दर्पण के बीच से एक अक्ष खींची जाती है जिसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब इस दर्पण के जो केंद्र में होता है वो कहलाता है ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोल। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दर्पण जिस केंद्र से होकर बीच में बटा होता है, कहने का ये मतलब है कि जिस केंद्र से किसी दर्पण को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिए, इसका वक्रता केंद्र हो गया ये सी, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। अब बात करते हैं फोकस की। तो देखिए, जब भी प्रकाश अगर कैसे आए, किसी मान लीजिए प्रकाश हमारी किसी वस्तु से चल रही है और वह प्रकाश कैसे चले, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। तो देखिए, फोकस बिंदु इनका, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। तो देखिए, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी क्या बन गई, वक्रता त्रिज्या। अब हम बात करते हैं कि जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश है वो किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे उसका परावर्तन होगा, कहाँ से वो होकर गुजरेगी। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें तीन घटनाएं होती हैं। चलिए इन तीनों घटनाओं को देख लेते हैं क्रम से। पहली, ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस दर्पण के पीछे वाले भाग को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है,
पेंट कर दिया जाता है और आगे वाले पार्ट को क्या किया जाता है, चिकना रहने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमेशा चिकने ही तल से होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो तल है, ये तल क्या है, चिकना है, जिससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो अब इसमें खींचते हैं इसके बीच से एक मुख्य अक्ष, ये रहा इनका ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारी कहाँ रखी गई हो, अनंत पर। पहली वस्तु मान लीजिए कि हमारी कहाँ रखी हो, यदि अनंत पे रखी हो, या मान लीजिए अनंत पर नहीं भी रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, तो इसमें ये पता करना है हमें कि प्रकाश किस तरीके से आ रही है और कहाँ से होकर गुजर रही है। तो मान लीजिए कि हमारी वस्तु से चलने वाली प्रकाश कैसे चल रही है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। फिर से जान लीजिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी कोई किरणें, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये रहा इसका पहला केस। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये रहा इनका दूसरा केस। इसमें क्या होता है, अब बात हो रही है कि यदि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर न चलकर फोकस से होकर जाए। देखिए, ये क्या हो रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से कैसे चलेंगी, फोकस से होकर चलेंगी, तो ये किरणें जब दर्पण से परावर्तित होंगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। तो अब तीसरा केस की बात कर ले, तीसरे केस की। देखिए, तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में होगा कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर चले, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर चले, तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। कहने का ये मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें कहाँ से चले, वक्रता केंद्र से चले, तो वह जिस माध्यम से आई थी, जिस मार्ग से आई थी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। तो ये तीनों घटनाएं किसमें घटित होती हैं, अवतल दर्पण में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर। इस दर्पण के आंतरिक पार्ट को, मतलब इसके आंतरिक पृष्ठ को, अंदर के पृष्ठ को पेंट कर दिया जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, ये हो गया इनका ध्रुव, ये है इनका फोकस, और ये वक्रता केंद्र। तो इसमें भी वैसे ही घटनाएं होंगी। पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। तो ध्यान दीजिए कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, तो जब इस किरणों का परावर्तन इस दर्पण से होगा, तो ये इसके सामने न जाके क्या होंगी, दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएंगी। देखिए क्या हुई, परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में विचलित हो गई। तो इस घटना में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि प्रकाश का परावर्तन होने के पश्चात जो किरण है वो फोकस की ओर ना जाके कहाँ जा रही है, दूसरे मार्ग में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम इमेजिन करेंगे, ठीक है, ये समझेंगे कि ये किरणें कहाँ पर आके मिल रही हैं। तो ध्यान दीजिए, ये किरणें कहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और अगर हम साइज की बात करें, मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर हम बात करें कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, तो ध्यान दीजिए अवतल दर्पण में हमेशा ही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जबकि यही हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो चलिए सेकंड केस की भी बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में हुआ कि दर्पण जो किरणें चल रही थी, यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएंगी। जब इन किरणों को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए देखते हैं तो ये किरणें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। देखिए अब यदि प्रकाश की किरणें कैसे चले, मुख्य फोकस की ओर चले। ध्यान दीजिए ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर चल रही हैं, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी, लेकिन उसी माध्यम में। तो ध्यान दीजिए इनका परावर्तन हो रहा है लेकिन उसी माध्यम में हो रहा है, मतलब ये आगे की ओर सामने न जाके उसी माध्यम में क्या हो जा रही हैं? लौट जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जा रही हैं। तो इन किरणों को जब हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे तो यही किरणें कहाँ की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी? फोकस की ओर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी घटना की, इसमें भी देख लेते हैं। अब देखिए कोई प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र की ओर आती हुई दिखाई पड़े, देखिए वक्रता केंद्र की ओर आए तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आए तो ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जब इन किरणों को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो ये किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यही घटना होती है उत्तल दर्पण में। तो अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन की घटना आपको बताई कि किस तरीके से प्रकाश आती है और कहां से होकर गुजरती है। तो चलिए अवतल और उत्तल को जानने के बाद अब हम थोड़ा जान लेते हैं समतल दर्पण के भी बारे में। देखिए समतल दर्पण जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। देखिए ये समतल दर्पण तो सभी लोगों के घर में पाए जाते हैं। कैसे? जब हम अपने फेस को किसी दर्पण में देखते हैं तो हमारा जैसा फेस हो वैसा ही दर्पण में हमें दिखाई दे, सेम टू सेम, तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। कहने का ये सेंस है कि हम सभी अपने घरों में जो दर्पण को यूज करते हैं, जिस मिरर को यूज करते हैं, वो मिरर होता है समतल दर्पण। तो देखिए इस मिरर में क्या होता है कि हम जैसे कहने का ये सेंस है कि जिस तरीके व्यक्ति या फिर वस्तु जिस तरीके से खड़ी हो सेम वैसा ही उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है। अगर किसी वस्तु को जैसे आप दर्पण के सामने रखोगे उसका सेम टू सेम वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। अगर व्यक्ति मोटा है तो उसका प्रतिबिंब भी मोटा बनेगा, अगर व्यक्ति पतला है, लंबा है, छोटा है, तो सारे प्रतिबिंब सेम टू सेम दिखाई देंगे। जैसे हम हैं वैसे ही हमारा प्रतिबिंब किसी मिरर में दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां भी होती हैं। जैसे अगर व्यक्ति, इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, कुछ गुण होते हैं, जान लेते हैं इन गुणों को। देखिए पहली तो प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए इसमें जिस स्पीड से या जिस वेग से, जिस चाल से व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है, मिरर के सामने आता हुआ दिखाई देगा,
उतनी ही स्पीड से व्यक्ति मिरर में पीछे की ओर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो तो अभी जस्ट बताया गया कि क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। अब बात करते हैं यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में समतल दर्पण में, नॉट किसी दर्पण में, ठीक है, यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो समतल दर्पण में तो हम अपने से आधे दूरी पर क्या करेंगे, आधी ऊंचाई पर क्या करेंगे कि समतल दर्पण को रखेंगे तो हमारा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। चलिए, तो ये तो हुई बातें किसकी, समतल दर्पण की। अब हम चले आते हैं अपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए सबसे पहले इमेज की बात करें कि इमेज कैसे कहाँ बनता है। देखिए, जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी हो, पहला क्या है, इसमें 6 इमेजेस बनते हैं, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। आइए लाइन से इन 6 प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला जो प्रतिबिंब बनता है कब, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो देखिए, किसी अनंत पर रखी हुई वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। एक और दिखा देते हैं, नीचे से गई समांतर किरणें मुख्य अक्ष के, और ये क्या हुई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो परावर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर। तो इनका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए ध्यान दीजिए, इनका प्रतिबिंब तो फोकस पर बन रहा है, लेकिन अगर इसकी साइज की बात करें, इसके आकार की, तो आप देख रहे हो कि इसका आकार कैसा बन रहा है, एक बिंदु जैसा बन रहा है, एक पॉइंट मात्र बन रहा है। तो यही बोला गया है कि वस्तु का आकार कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा, मतलब बिंदु जैसा। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको बताया गया था कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कैसा बनता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। इस दर्पण को नाम दे दीजिए पहले M1 और M2। तो ध्यान दीजिए कि दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब पहला बात करें कि कैसा, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट कि इसकी आकार की बात करें तो आकार में कैसा होता है, बिंदु जैसा। इसका आकार बिंदु जैसा होता है। तो
तो ये रही बात पहली घटना की। अब पहले इमेजेस कैसे बनते हैं उसकी बात थी। नेक्स्ट चले आते हैं दूसरे इमेज की बात करने कि हाँ, तीसरा पॉइंट इसमें है कि कहाँ बनता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बनता है। तो ध्यान दीजिए, कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। नेक्स्ट अब सेकंड की बात कर लेते हैं। तो वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो इसके किरण आरेख से समझते हैं। कैसे, देखिए जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो उस कंडीशन में पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और चलने के बाद इस दर्पण से क्या होगा, उनका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेंगी। दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु से जब चलेगी तो वो कैसे चलेगी, देखिए वस्तु से दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर चलेंगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। तो ध्यान दीजिए ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे परावर्तित किरणें कहाँ पे मिल रही हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब बात कर लेते हैं कि इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, आकार में उसका कैसा साइज होता है। तो ध्यान दीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा, या कह सकते हो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तीसरे की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इनकी साइज की बात करते हैं। तो इसकी साइज क्या होती है, वस्तु से छोटी होती है। जैसे जैसे वस्तु को क्या करते हैं, आगे की ओर लेके जब चलते हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब बड़ा होता चलता जाता है। अब वस्तु अब कहाँ रखी जाए, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु हमारी रखी जा रही है वक्रता केंद्र पर। देखिए वस्तु रखी गई है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर।
तो पहली किरण वक्रता केंद्र से वक्र केंद्र पर रखी वस्तु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी। दूसरी किरण की बात कर लें तो दूसरी किरण जब फोकस से होकर चलेंगी तो ये प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। तो इन किरणों को जब मिलाते हुए देखते हैं तो ये किरणें कहाँ पर मिलती हैं? वक्रता केंद्र पर। ये दोनों ही परावर्तित किरणें कहाँ पे मिलती हैं? वक्रता केंद्र पर। फिर से एक बार इसके किरण आरेख की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और ये किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी। दूसरी प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर चलती हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। ये दोनों ही किरणें वक्रता केंद्र पर मिलती हैं जहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो ध्यान दीजिए, इनके पॉइंट की बात कर लें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा क्या है कि कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तीसरी पॉइंट, साइज में इसका आकार कैसा रहेगा? वस्तु के बराबर। होगा। तो ये 3 हुए, ये क्या थे? 3 थे, 3 पॉइंट। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो ये इनका मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिए, जब हमारी वस्तु कहाँ रखी गई है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई है। तो पहली किरण हमेशा ही कैसे चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण की बात कर लें, दूसरी किरण कैसे चलेगी? मुख्य फोकस से होकर चलेगी और यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। तो ध्यान देते हैं ये किरणें, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या होगी? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी और दूसरी किरण जो है ये जब मुख्य फोकस से होकर चलेंगी तो ये किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेंगी। तो ये किरणें ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिलेंगी? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिलेंगी। तो ये बात हुई कि ये किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वस्तु का प्रतिबिंब पहला कहाँ पे? वक्रता केंद्र, या लिख सकते हो अनंत, इनफाइनाइट, तथा वक्रता केंद्र के बीच। लिख दो यहाँ। सेकंड पॉइंट की बात करें, कैसा इसका आकार कैसा होगा, मतलब कैसे बनेंगी? तो ये होंगी वास्तविक और उल्टा।
तीसरे पॉइंट की बात कर लें इसके आकार की, तो ये वस्तु से क्या होंगी, बड़ी आकार में होंगी। तो ये हुई चौथे पॉइंट की बात। अब पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवा नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो या रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अभी बात हो रही है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पर। ये लीजिए रख दिया हमने। अब वस्तु फोकस पर रखी गई है तो पहली किरण तो कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद जब इनका दर्पण से परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड तो आपका फोकस से होकर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वस्तु हमारी फोकस पर ही रखी है, इसलिए जो दूसरी किरण चलेगी वो चलेगी वक्रता केंद्र से होकर चलेगी। तो देख रहे हैं कि ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, अनंत पर। ये दोनों परावर्तित किरणें अनंत पर मिलेंगी तो वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो जान लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, पहला क्या होगा कि इनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। और दूसरा कि वस्तु में कैसा होगा, बहुत बड़ा आकार में, या पहले बात कर लें वास्तविक बनेगा और उल्टा। फिर तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट की, छठे नंबर की, कि छठे नंबर को भी जान लेते हैं। छठा पॉइंट, अब वस्तु कहाँ पे रखी जाए, वस्तु फोकस तथा ध्रुव, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, बीच में रखी हो तो तब क्या होता है, ये इनका हो गया ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिए, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी गई हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो वस्तु से पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और ये किरणें फोकस से होकर दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो ये फोकस से होकर गुजरेंगी। फिर दूसरी किरण की बात कर ले तो दूसरी किरण फोकस से तो होकर जाएगी नहीं, तो दूसरी किरण भी कैसे चलेगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें देखेंगे तो कहीं पर भी जाके नहीं मिलती, ठीक है। इन दोनों किरणों को हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें कहीं पर भी मिलती हुई नहीं प्रतीत होंगी। तो अब इस कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इन किरणों को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इन किरणों को क्या किया जा रहा है, आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। तो ये किरणें आगे की ओर जब बढ़ाई जाएंगी तो जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या करेंगी, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो इनके बारे में फिर से जान लेते हैं
कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी गई हो, तो पहली किरण वस्तु से कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी। और दूसरी किरण कैसे चलेगी, वक्रता केंद्र से। जब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर चलेंगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। तो इन जब परावर्तित दोनों किरणों को क्या किया जाए, आगे की ओर बढ़ाते हुए देखा जाए तो ये दोनों किरणें कहीं पर भी मिलती हुई नहीं दिखाई देती। इसीलिए इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं, आगे की ओर, कहाँ से, इधर से आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे इनकी स्थिति की बात कर लें। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब पहला क्या होगा कि ये कहाँ पे मिलेंगी, दर्पण के पीछे। कहाँ पे बनेंगी, दर्पण के पीछे। और कैसी रहेंगी, आभासी। क्यों, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होती है ना, आभासी और सीधी, सीधा। तीसरा क्या है कि ये कहाँ पे, ये दर्पण के पीछे बन रही हैं और आभासी सीधा बन रहा है। और आकार की बात करें तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ी बनती हैं। प्रतिबिंब बनती हैं। तो इन 6 नियमों की, इन 6 घटनाओं की हमने समझा है, इन 6 घटनाओं को। अब इन्हीं घटना में से टाइप के प्रतिबिंबों को हमने पढ़ा और एग्जाम में इन्हीं 6 में से कोई भी एक आपको दे सकता है, पूछ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ दे कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, उसके किरण आरेख को समझाइए। तो जान लेते हैं, इसी तरीके से इनके बारे में आप लिखोगे, इस तरीके से किरण आरेख को बनाओगे। और जैसे जैसे मैंने बताया कि वस्तु से ऐसी किरण चल रही है, फिर कहाँ से वो परावर्तित होकर कैसे गुजर रही है, तो उन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है और क्या आकार है उसकी, तब आपको जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी बेसिस पे आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, वहां पर सही चिन्ह लगा पाओगे कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी गई है, तो वहां पे कैसा चिन्ह हमको लगाना है। तो यहाँ से ही हमें चिन्ह की प्रॉपर्टी मालूम चलती है कि चिन्ह कहाँ पर हमको कौन सा लगाना है। चलिए, तो अब हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। तो मान लीजिए पहला है कि यदि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो थोड़ा सा बड़े शेप में बना लेते हैं। ये है आपका उत्तल दर्पण, ये इनका मुख्य अक्ष, ये फोकस ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो मान लीजिए जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरण, तो मान लीजिए किरण कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। और हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यह जब उत्तल दर्पण से टकराती है, उत्तल दर्पण से इसका जब परावर्तन होता है तो ये क्या होती है, दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती है। देखिए ये दूसरे मार्ग में चली गई ना, ये क्या हुई, दूसरे मार्ग में चली गई। तो जब इन किरणों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब, अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें
तो पहला कैसा बनेगा, कहने का ये मतलब पहला कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और दूसरा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। और तीसरा, इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होगा वो वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हुई पहले केस की बात। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे, अब हमारी वस्तु कहाँ पे रखी गई है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में चलिए इसकी फिगर को फिर से देख लेते हैं। आप वस्तु का नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी, जो भी नाम देना हो दे लो। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो कि ये वस्तु रखी गई है, कहाँ पे रखना है हमको, ध्रुव और अनंत के बीच, ये है वस्तु। ठीक है, तो पहली किरण आप जान रहे हो कि पहली किरण कैसे चलेगी वस्तु से, तो पहली किरण वस्तु से चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो ये फिर परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएगी। यहाँ पे फोकस बनाया नहीं गया है, रुक जाइए बना देते हैं। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो देखते हैं इसकी फिगर को। देखिए ये है मिरर, दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष और ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। जब वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, तो पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में विचलित हो जाएगी। जब इन किरणों को हम क्या करते हैं, आगे की ओर मिलाते हुए देखते हैं तो ये किरणें फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी किरण की बात कर लें। देखिए जब दूसरी किरण कहाँ से चले, वक्रता केंद्र की ओर चले, तो ये किरणें क्या होंगी, ये किरणें जब वक्रता केंद्र की ओर जाएंगी तो ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। जब इनको आगे की ओर मिलाते हुए देखें तो ये कहाँ पे आती हुई प्रतीत होंगी, वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो जब इन किरणों को हम देखेंगे कि ये दोनों परावर्तित किरणों को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हुए देखेंगे तो ये किरणें कहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, दर्पण के सामने। ध्यान दीजिए यहाँ पे दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर ले, कहाँ पे बनेगा, दर्पण के सामने। फोकस के आगे भी कह सकते हो। दूसरा आकार की बात पहले ये बता लें, सी और सीधा। तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो तीसरा पॉइंट कैसा है, इसका आकार अगर हम बात करें तो ये वस्तु के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी है।
तो लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए, ये तो हुई बात अवतल उत्तल से बनने वाले प्रतिबिंबों की। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तल और अवतल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं हमारे दांत के, कान के, इन सारी चीज़ों का जो चेकअप करने के लिए जिस मिरर का यूज करता है वो मिरर भी हमारा अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के भी रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग दूरदर्शी के परावर्तक तल के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें उत्तल दर्पण के प्रयोग की। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ये किया जाता है जो लैंप लगे होते हैं सड़कों के, उसके पीछे एक परावर्तक तल के रूप में किया जाता है। और इसके दूसरे उपयोग की बात करें तो इसका दूसरा उपयोग हम यूज करते हैं बड़े बड़े गाड़ियों में, जो ट्रक वगैरह हुए या फिर कोई 4 व्हीलर हुआ, इन सारी गाड़ियों में पीछे के क्षेत्रों के विस्तृत रूपों को देखने के लिए भी ये दर्पण का यूज किया जाता है, ताकि पीछे की जो भी वस्तुएं आ रही हों हमें दिखाई पड़े। तो ये रहा अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग की बात। अब हम लास्ट इसके टॉपिक को बता लेते हैं जो होता है, पहले तो हम इसके दर्पण के सूत्र की बात कर लें। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं दर्पण के सूत्र की। देखिए, दर्पण के सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। जो v होता है ये होता है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से, तो ध्यान दीजिए कि हमारी वस्तु और ये वक्रता केंद्र, तो ये जो भी है, भी क्या है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी होती है भी। और यू क्या है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक के बीच की दूरी होती है यू, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं वस्तु की दूरी को, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से। और एफ क्या होता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ से मेजर करेंगे, ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी हो जाती है फोकस दूरी। मान लीजिए कि हमारी वस्तु रखी गई हो यहाँ पर, तो अब वस्तु की दूरी कहाँ से लेंगे, पी से लेकर इस वस्तु तक के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। और अगर प्रतिबिंब इसका बन रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ध्रुव से लेकर इसकी मेजर करेंगे। तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, भी से। तो इससे बन गया आपका दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। अब लास्ट टॉपिक बच जाते हैं आपके चैप्टर के, जो कि हैं आवर्धन। चलिए बात करते हैं आवर्धन की। देखिए, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन। बोला गया क्या, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही कहलाता है आवर्धन। इसको कहते हैं आवर्धन। तो आवर्धन को हम m से दिखाते हैं। m प्रतिबिंब की लंबाई को I से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। इसी को हम अगर वस्तु की दूरी मिले और प्रतिबिंब की दूरी मिले तो इसको हम लिखेंगे -v/u। इस फॉर्मूले के यूज से आप निकाल सकते हो आवर्धन को।
आपको न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं कि किसी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को बतलाइए, आवर्धन को बतलाइए, प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। तो इन सारे फॉर्मूले का यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको लाइव क्लास में बताए जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ साथ आगे भी बहुत सी चीज़ों को आपको बतलाया जाएगा, आगे के चैप्टर भी कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।